सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 11 में केमिस्ट्री का पाठ द्रव्य की अवस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे और फिजिक्स में एक नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। बच्चों, कक्षा 11 की पढ़ाई हो जाने के बाद हम कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ेंगे और फिजिक्स में चुंबकत्व तथा द्रव्य पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों, ध्यान रहे कि आप सभी को एपिसोड देख लेने के बाद अपने अपने घर पर पाठ्य पुस्तक से पढ़ाई जरूर करनी है। अगर आप अपनी किताब से नहीं पढ़ेंगे और किताब में दिए गए सवालों को नहीं बनाएंगे, तब तक सिर्फ ये वीडियो देखने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए अपने किताब से पढ़ाए गए पाठ को जरूर पढ़ें और दिए गए सवालों को भी बनाएं। चलिए अब शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम द्रव्य की अवस्थाएं का चौथा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम आदर्श व्यवहार से विचलन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम गैसों का द्रवीकरण पढ़ेंगे और आखिरी में हम द्रव अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आदर्श व्यवहार से विचलन। देखिए क्या होता है, जब मैं आपको आदर्श गैस के बारे में बता रहा था उसी टाइम मैंने आपको ये भी बताया था कि आदर्श गैस एक काल्पनिक चीज है, ऐसा कुछ असलियत में नहीं होता। तो वही चीज हम आज पढ़ने वाले हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो असलियत में होता क्या है और कितना विचलन हमें देखने को मिलता है जब हम वास्तविक गैसों की बात करते हैं। आपके सामने एक ग्राफ है जिसमें PV वर्सेस P का ये ग्राफ है। आदर्श गैस के मुताबिक ये ग्राफ एक सीधी रेखा होना चाहिए था, लेकिन अगर हम वास्तविक गैस के हिसाब से देखें तो ये ग्राफ कुछ और ही दिख रहा है। तो एक तो विचलन को देखने का ये तरीका है, दूसरा आप ये ग्राफ भी देखिए, दाब और आयतन यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच ये ग्राफ है और ये ग्राफ बॉयल्स लॉ का है यानी कि बॉयल्स के नियम का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आदर्श गैस में कैसा ग्राफ बन रहा है जो कि लाल रंग से दर्शाया गया है और वास्तविक गैस में कैसा ग्राफ बन रहा है जो कि नीले रंग से दर्शाया गया है। तो इस प्रकार हमें कुछ विचलन देखने को मिलता है जब हम वास्तविक गैसों की बात करते हैं। अगर हम बात करें अणुगतिक सिद्धांत की, तो अणुगति सिद्धांत की दो कल्पनाएं सही नहीं है। वो कौन सी दो कल्पनाएं हैं? पहली कल्पना ये कि गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता। आपने इस पाठ के जो पहला वीडियो था उसमें आपने देखा था कि इतने सारे आकर्षण बल हैं। पढ़ने के बावजूद हमें यह बताया गया कि गैसों के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल होता ही नहीं है। लेकिन ये सब हमें बताया गया था आदर्श गैस के लिए, लेकिन हम तो वास्तविक गैसों के बीच रहते हैं, तो वास्तविक गैसों के अणु के बीच आकर्षण बल होते हैं। दूसरी जो चीज थी जो हमें गलत बताई गई वो यह थी कि गैस के अणुओं का आयतन गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में बहुत कम होता है, जो कि गलत चीज है। ऐसा नहीं है। ये आदर्श गैस के लिए हम कह सकते हैं कि ठीक है, लेकिन अगर हम वास्तविक गैसों की बात करें तो हर वास्तविक गैस का अपना कुछ आयतन होता है। तो ये कुछ गलतियां थी, ये कुछ
कल्पनाएं थी जो कि गलत थी, और इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब इन 2 कल्पनाओं को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि ये गलत है, या फिर जो आपने पहले कल्पनाएं लिखी थी साथ, उसी में आप मार्क कर दीजिए कि ये जो 2 कल्पनाएं हैं ये गलत थी। अगर गैस के अणुओं के बीच कोई बल नहीं होता तो वह कभी द्रवीकृत नहीं हो सकते। द्रवीकरण में क्या होता है, जो गैस के अणु होते हैं उनको कंप्रेस किया जाता है, उनको दबाया जाता है और उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बनाने की कोशिश की जाती है। तो जब वो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बन जाता है तो गैस है वो द्रव में बदल जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें बताया गया था कि गैस के अणुओं के बीच कोई बल ही नहीं होता, तो ऐसा अगर होता तो उसको द्रवीकृत करना मुश्किल हो जाता या फिर कर ही नहीं पाते हम। वास्तविक गैस आदर्श व्यवहार से विचलन इसलिए दर्शाती है क्योंकि अणु आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं। इन 2 चीजों को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक नई चीज के बारे में बात करते हैं। जो वास्तविक गैस का प्रेशर होता है वो आदर्श गैस के प्रेशर से कम होता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो अणु होते हैं वो प्रेशर कब लगाते हैं, जब वो पात्र की दीवार से टकराते हैं। अगर अणुओं के बीच में कोई भी बल नहीं होगा तो वो एक दूसरे से अलग अलग घूमेंगे, और अलग अलग घूमेंगे तो वो ज्यादा दाब लगाएंगे। इसीलिए जो आदर्श गैस का दाब होता है वो वास्तविक गैस के दाब से ज्यादा होता है। लेकिन अब ज्यादा होता है तो हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक संशोधित पद से P वास्तविक का एडिशन करते हैं। वो संशोधित पद है an²/v²। यहाँ पर a एक स्थिरांक है, थोड़ी देर में जानते हैं, इसका एक स्पेशल नाम है, उसको जानेंगे। अब होता क्या है, जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन या फिर जो हमारी आदर्श गैस समीकरण थी वो अब बदल गई। वो कुछ ऐसी बन गई, P + an²/v² × v - nv = nRT। यहाँ पर आपको सब कुछ सेम दिख रहा होगा, बस प्रेशर और वॉल्यूम में एक एडिशन हो गया है। उस एडिशन में 2 टर्म्स यूज हुए हैं, A और B, जिसे हम वॉन डेर वाल स्थिरांक कहते हैं, और इस समीकरण को वॉन डेर वाल समीकरण कहते हैं। आगे बात करते हैं, कम ताप पर भी अंतराणुक बल सार्थक हो जाते हैं क्योंकि अणु कम ऊर्जा से गमन करते हैं, जिससे ये अणु एक दूसरे से आकर्षण बल से बंधे होते हैं। वास्तविक गैस तब आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती है जब अंतर अणुक बल प्रायोगिक रूप से नगण्य हो जाते हैं। वास्तविक गैस तब भी आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती है जब दाब 0 हो जाता है। यहाँ से प्रश्न आ सकता है, इस चीज को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको स्टार मार्क कर लीजिए। तो अब एक नई चीज उठ के आती है, Z, जिसे हम संपीड्यता कारक कहते हैं, अंग्रेजी में से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। Z की वैल्यू होती है PV/nRT। आदर्श गैस के लिए Z की वैल्यू 1 होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर Z की वैल्यू 1 नहीं होगी तो PV = nRT कभी फॉलो नहीं होगा, इसलिए आदर्श गैस के लिए Z की वैल्यू 1 होती है। उच्च दाब पर सभी गैसों के लिए Z 1 से बड़ा होता है, अर्थात इन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकता है, तो इसको भी लिख लीजिए और स्टार मार्क कर लीजिए। मध्यवर्ती दाब पर Z की वैल्यू 1 से कम होता है। इन सारी चीजों को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और ये ग्राफ भी आप बना लीजिए। जब गैस द्वारा घेरा गया आयतन बहुत अधिक हो तो वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार दर्शाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में अणुओं का आयतन नगण्य माना जाता है। अन्य शब्दों में, जब दाब बहुत निम्न होता है तो गैस का व्यवहार अधिक आदर्श हो जाता है। अभी तक जो हम बात कर रहे हैं कि गैस कब आदर्श व्यवहार दिखाती है, कब नहीं दिखाती, ये चीजें आप बहुत ही ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो इसको आप हमेशा अपनी नोट्स कॉपी में लिखे रहना। वह ताप जिस पर कोई वास्तविक गैस पर्याप्त दाब की मात्रा में आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है, बॉयल ताप या बॉयल बिंदु कहलाता है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। Z = PV वास्तविक/nRT। V आदर्श की वैल्यू हम लिखेंगे nRT/P। यहाँ पर Z की वैल्यू 1 होती है तो हम ऐसा लिख सकते हैं।
यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं कि जो z होता है उसकी वैल्यू v वास्तविक अपॉन v आदर्श होती है। हमने क्या किया, हमने सिंपली दोनों जो इक्वेशन थी, जो दोनों समीकरण थे, उनको डिवाइड कर दिया और हमारे पास ये आ गया z इक्वल्स टू v वास्तविक अपॉन v आदर्श। यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो सकता है कि अगर आपको v आदर्श दिया है और z की वैल्यू दी है तो आपसे v वास्तविक पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद बात आती है गैसों के द्रवीकरण की, जिसे हम अंग्रेजी में लिक्विफैक्शन कहते हैं। वह ताप जिसके बाद द्रव गैस में बदल जाता है क्रांतिक ताप यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। क्रांतिक दाब पर एक मोल गैस का आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है, अंग्रेजी में इसे क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। और इस ताप पर दाब क्रांतिक दाब कहलाता है, अंग्रेजी में इसे क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। द्रव तथा गैसीय अवस्था में निरंतरता यानी कि कॉन्टिन्यूटी है। इस सातत्य अवस्था को पहचानने के लिए गैस तथा द्रव के लिए तरल यानी कि फ्लूइड पद को प्रयोग में लाया जाता है। क्रांतिक दाब के नीचे किसी भी गैस को केवल दाब बढ़ाकर द्रवीकृत किया जा सकता है। इसे उस पदार्थ की वाष्प यानी कि वेपर कहते हैं। अब बात करेंगे द्रव अवस्था की यानी कि लिक्विड स्टेट। अभी तक हम गैसीय अवस्था की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे द्रव अवस्था की। गैस अवस्था की तुलना में द्रव अवस्था में अंतराणुक बल अधिक प्रबल होते हैं। इनके अणु इतने पास पास होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं। सामान्य परिस्थिति में द्रव अधिक सघन यानी कि डेंसर होते हैं। द्रवों में अणु अंतराणुक आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं, इसलिए द्रवों का आयतन निश्चित होता है। क्योंकि अणु एक दूसरे से पृथक यानी कि सेपरेट नहीं होते, जबकि द्रव के अणु मुक्त रूप से गमन करते रहते हैं, जिससे द्रव प्रवाहित होते हैं। प्रवाहित मतलब फ्लो, द्रव जो होता है वो फ्लो करता है। आपने देखा होगा कि पानी बहता है या फिर कोई भी जो लिक्विड चीज होती है वो बहती है, तो ये वही है। द्रव उसी पात्र की आकृति लेता है जिसमें वह डाला जाता है। आपने देखा होगा जो कोई भी आप लिक्विड उठा लीजिए, पानी उठा लीजिए, तो पानी को अगर आप बाल्टी में डालेंगे तो वो बाल्टी का जो आकार है उसको ले लेगा, बाल्टी का जो आकार है उसको ले लेगा, या फिर आप अगर किसी भी अन्य पात्र में डालेंगे तो वो उस पात्र का आकार ले लेगा। अब बात करते हैं वाष्प दाब की, जिसे अंग्रेजी में वेपर प्रेशर कहा जाता है। अगर आपने द्रव को बाल्टी में रखा हुआ है जो कि आधी भरी हुई है और उस बाल्टी को आपने ऊपर से ढक दिया, अब क्या होगा, जो पानी है वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होता रहेगा, वाटर वेपर में वो कन्वर्ट होता रहेगा। अब होता क्या है, ये जो वाटर वेपर बनती है ये जो पात्र है उसके दीवारों पर प्रेशर लगाती है, दाब लगाती है। उसी दाब को वाष्प दाब कहा जाता है। जब द्रव को खुले पात्र में गर्म किया जाता है तब वह अपनी सतह से वाष्पीकृत होता है। जब द्रव का वाष्प दाब बाहर के दाब के समान हो जाता है तब पूरे द्रव का वाष्पीकरण होने लगता है तथा वाष्प अपने परिवेश से मुक्त रूप से प्रसारित होती है। संपूर्ण द्रव के मुक्त वाष्पीकरण की स्थिति को उबलना यानी कि बॉइलिंग कहते हैं। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब बाहर के दाब के समान हो जाता है, यह उस दाब पर द्रव का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। उच्च उन्नतांश यानी कि अल्टीट्यूड पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, अतः समुद्र तल की तुलना में द्रव उच्च उन्नतांश पर कम ताप पर उबलता है। अगर आप पहाड़ों में जाएंगे तो ये चीज देखेंगे कि पहाड़ों पर जल कम ताप पर उबलता है, क्योंकि वहां पर अल्टीट्यूड ज्यादा होता है, इस वजह से ये चीज होती है। अतः आपने देखा होगा कि भोजन को पकाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक एप्लीकेशन है वेपर प्रेशर का और ये आ सकता है परीक्षा में, इसलिए आप इसको लिख लीजिए। अब बात करते हैं पृष्ठ तनाव की यानी कि सरफेस टेंशन की। देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है, अगर आपने कभी मर्क्यूरी यानी कि जो आपका पारा होता है उसको आपने कभी देखा होगा तो एक सतह पर वो पूरा फैल नहीं जाता, वो क्या करता है एक स्फेरिकल शेप ले लेता है यानी कि एक गोलाकार शेप ले लेता है। और आपने एक और चीज देखी होगी कि कैपिलरी जो होती है, आपने लैब में देखा होगा, लैब में कैपिलरी में अगर आप उसको पानी के अंदर डुबाते हो तो उसमें एक कर्व शेप टाइप का आ जाता है।
तो ये क्यों आता है? ये पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण आता है। तो क्या होता है सरफेस टेंशन? द्रव अपनी सतह को न्यूनतम करने का प्रयास करता है। सतह के अणुओं पर नेट बल नीचे की ओर होता है और उनकी ऊर्जा पुंज में उपस्थित अणुओं की ऊर्जा से अधिक होती है। क्योंकि पुंज के अणुओं पर नेट बल नहीं होता, इसलिए द्रवों की प्रवृत्ति सतह पर कम अणु रखने की होती है। यदि पुंज में से अणु सतह पर आकर सतह को बढ़ाया जाए तो आकर्षण बलों को पार करना होगा। इसके लिए ऊर्जा व्यय होती है। किसी द्रव को सतह में एकांक वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा को पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। सतह पर खींची गई एक रेखा को एकांक लंबाई पर लगने वाले लंबवत बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो ये सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव की पूरी एक्सप्लेनेशन थी। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और अपनी कॉपी में सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और ये चित्र जो बने हैं इनको भी अपनी कॉपी में बना लीजिए। अब आगे हम बात करते हैं शयानता की। यह द्रवों का अभिलाक्षणिक गुण है। द्रव के प्रवाह की अवस्था में जब तरल की परतें एक दूसरे के ऊपर से गुजरती हैं तब उनके मध्य उत्पन्न घर्षण बल के माप को शयानता कहते हैं। ऐसे प्रवाह जिसमें एक परत दूसरी परत का वेग क्रमशः बढ़ता चला जाता है स्तरीय प्रवाह कहलाती है। इसे अंग्रेजी में लैमिनार फ्लो कहते हैं। अगर हम कहें कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर समानुपाती है ए के, ए जो है वो संपर्क का क्षेत्रफल है और एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है du by dz की। यहाँ du by dz वेग प्रवणता है, अर्थात दूरी के साथ वेग में परिवर्तन है। तो अब हम अगर इन दोनों चीजों को मिलाएंगे तो वो बन जाएगा F समानुपाती a डॉट du by dz। अगर हम इसमें एक समानुपाती स्थिरांक लगाएं जो कि नीटा है तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू नीटा a du by dz। ये बहुत ज़रूरी फॉर्मूला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है परीक्षा के उद्देश्य से। तो आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए और ये जो छोटी सी डेरिवेशन टाइप है इसे भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए और साथ में ये चित्र भी बना लीजिए। तो हम अब इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने आदर्श व्यवहार से विचलन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने गैसों का द्रवीकरण पढ़ा और आखिरी में हमने द्रव अवस्था के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई की सारी चीज़ें समझ आई होंगी और आपको ये सुझाव दूंगा कि आप रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी से ये चीज़ें दोबारा से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए अध्याय को शुरू करेंगे जिसका नाम है कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम अध्याय कणों के निकाय एवं घूर्णी गति का परिचय को समझेंगे और उसके बाद द्रव्यमान केंद्र को पढ़ेंगे। दोस्तों, घूर्णी गति अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि भौतिकी विज्ञान के लगभग प्रत्येक अध्याय में इनका उपयोग होना है। दोस्तों, घूर्णी गति को दृढ़ पिंड गतिकी भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि दृढ़ पिंड किसे कहते हैं। दोस्तों, दृढ़ पिंड वह होता है जो गैर विकृति होता है। यदि किसी पिंड के आंतरिक दो बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं बदलती है तो उस पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। प्रकृति में पूर्णतः दृढ़ पिंड मिलती नहीं है। सभी वास्तविक वस्तुएं कुछ हद तक विकृत होती है, लेकिन दृढ़ पिंड कई स्थितियों में बहुत उपयोगी होती है जहां
विकृति नगण्य होती है। आइए दोस्तों दृढ़ पिंड सिमुलेशन को समझते हैं। भौतिकी में दृढ़ पिंड ठोस की उस आदर्श अवस्था को कहते हैं जिसमें कोई विकृति नहीं होती है। दूसरे शब्दों में इसे कुछ ऐसा भी कहा जा सकता है कि दृढ़ पिंड के किसी दो कणों का मध्य दूरी समय के साथ अचर रहती है, चाहे इस पर कोई भी बाह्य बल क्यों न लगाया जा रहा हो। आइए दृढ़ पिंड का एक निश्चित अक्ष के साथ घूमते हुए दृढ़ पिंड के कुछ उदाहरण को चित्र के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में दृढ़ पिंड को एक निश्चित अक्ष के साथ घूमते हुए देखा होगा, जैसे छत में लगा हुआ पंखा और मोटर व्हीकल में स्टीयरिंग व्हील का निश्चित अक्ष के साथ घूर्णन करना और पृथ्वी का निश्चित अक्ष में घूर्णन करना, और मिट्टी के बर्तन बनाने वाली मशीन इत्यादि। आइए दोस्तों जानते हैं कि एक दृढ़ पिंड में किस प्रकार की गतियां हो सकती है। दोस्तों, वैसे तो दृढ़ पिंड के पास विभिन्न प्रकार की गति होती है, लेकिन हम सबसे पहले जानते हैं स्थानांतरीय गति के बारे में। चित्र में एक दृढ़ पिंड है जिसके दो बिंदु हैं P1 और P2। अब दोनों बिंदु का गति तल के नीचे की ओर ऐसी है कि इसके सभी कण साथ साथ चल रहे हैं, अर्थात किसी क्षण सभी कण समान वेग से चलते हैं। इसे ही स्थानांतरीय गति कहते हैं। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं स्थानांतरीय गति को। स्थानांतरीय गति में क्या होता है कि पिंड के सारे कण समानांतर पथ में गति कर रहे होते हैं। पिंड के अंदर किसी दो बिंदु के बीच बनी रेखा गति के पहले और गति के बाद आपस में समानांतर होते हैं। इसे ही स्थानांतरीय गति कहते हैं। दोस्तों, स्थानांतरीय गति और घूर्णी गति के योगफल को लोटनी गति कहते हैं। उदाहरण के लिए साइकिल का पहिया, जिसमें स्थानांतरीय गति और घूर्णी गति दोनों होते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जानते हैं द्रव्यमान केंद्र को। द्रव्यमान केंद्र का उत्पत्ति हमेशा गांठ से होती है। वीडियो को देखिए। यदि पिंड के आकार को आव्यूह द्वारा परिवर्तित किया जाता है या मूल बिंदु से निर्देशांक के द्वारा खिसका दिया जाता है तो नया द्रव्यमान केंद्र आकार के द्वारा निर्धारित नहीं होगा। आइए द्रव्यमान केंद्र को चित्र के माध्यम से समझते हैं। एक रिंच को हवा में प्रक्षेप गति में फेंका जाता है। प्रक्षेप गति के पथ को आप चित्र में देख सकते हैं। रिंच घूम भी रहा है और साथ साथ प्रक्षेप गति में भी है। इस स्थिति में रिंच का किसी एक कण का पथ को समझना मुश्किल होता है, तो इस स्थिति में हम रिंच का द्रव्यमान निकालेंगे और उसके सापेक्ष में अन्य कणों का भी। आइए द्रव्यमान केंद्र के परिभाषा को जानते हैं। एक साधारण दृढ़ पिंड जिसमें एक समान घनत्व होता है, द्रव्यमान का केंद्र केंद्रक पर स्थित होता है। किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु है जहां पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित किया जा सकता है। दोस्तों, चित्र में जैसा कि वर्ग है, वृत्त है और त्रिभुज भी है, और इसमें द्रव्यमान हर जगह बराबर मात्रा में है, तो द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? दोस्तों, द्रव्यमान केंद्र हमेशा पिंड के केंद्रक बिंदु में होता है। आइए द्रव्यमान केंद्र के दो कणों के निकाय को समझते हैं। माना कि दो कण है जिसका मूल बिंदु O से दूरी क्रमशः x1 एवं x2 है। इन कणों के द्रव्यमान क्रमशः m1 एवं m2 है।
इन दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र C बिंदु होगा, जिसका O से दूरी x का मान होगा, जिसे इस समीकरण से मिलेगा x बराबर m1x1 प्लस m2x2 बटे m1 प्लस m2। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लें। अब यदि दोनों कणों का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, मतलब m1 बराबर m2, तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 हो जाएगा। इसका मतलब समान द्रव्यमान के दो कणों का द्रव्यमान केंद्र ठीक उनके बीचों बीच होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं द्रव्यमान केंद्र n कणों की निकाय के बारे में। सबसे पहले केस 1 को जानते हैं, जिसमें सभी कण एक सीधी रेखा में होते हैं। यदि हमारे पास n कण हैं जिसका द्रव्यमान क्रमशः m1, m2 mn है, जो x अक्ष के रूप में एक सीधी रेखा में है, तो परिभाषा के अनुसार कणों की निकाय का द्रव्यमान केंद्र इस समीकरण से मिलेगा x बराबर m1x1 प्लस m2x2 mnxn बटे m1 प्लस m2 mn। केस 2 को जानते हैं, जब कण एक सीधी रेखा में नहीं हो। मान लीजिए कि हमारे पास 3 कण हैं जो सीधी रेखा में नहीं है। हम सतह में x और y अक्ष को परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें कण निहित है, और निर्देशांक द्वारा 3 कणों की स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्रमशः x1 y1, x2 y2 और x3 y3 से। अब जब कण एक सीधी रेखा में नहीं है, तो मान लीजिए कि हमारे पास 3 कण हैं जिसका द्रव्यमान क्रमशः m1, m2 और m3 है। 3 कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र P को निर्देशांक xy द्वारा परिभाषित और स्थित किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार पहले कण का द्रव्यमान होगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 बटे m1 प्लस m2 प्लस m3, या x बराबर सिग्मा mi xi बटे सिग्मा mi। दूसरे कण का द्रव्यमान केंद्र होगा y बराबर m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 बटे m1 प्लस m2 प्लस m3, या y बराबर सिग्मा mi yi बटे सिग्मा mi। अब हम इसे 2D या 3D अंतरिक्ष में n कण प्रणाली के लिए सामान्यीकृत कर सकते हैं, जहां x बराबर m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 बटे m1 प्लस m2 प्लस m3 होगा, या x बराबर सिग्मा mi xi बटे सिग्मा mi। उसी प्रकार y बराबर हो जाएगा सिग्मा mi yi बटे सिग्मा mi, और z बराबर सिग्मा mi zi बटे सिग्मा mi। अब हम लिख सकते हैं कि सिग्मा mi बराबर m यानी सभी द्रव्यमान के योग को बताएगा। अगर सभी द्रव्यमान समान होगा तो इस स्थिति में x बराबर सिग्मा xi बटे n हो जाएगा, और y बराबर सिग्मा yi बटे n होगा, और z बराबर सिग्मा zi बटे n हो जाएगा। अब यदि संदर्भ के फ्रेम के मूल बिंदु समन्वय प्रणाली को द्रव्यमान का केंद्र चुना जाता है, तब सिग्मा mi xi बराबर 0 हो जाएगा, सिग्मा mi yi भी 0 हो जाएगा, उसी प्रकार सिग्मा mi zi भी 0 हो जाएगा। दोस्तों, जब दृढ़ पिंड में बड़ी संख्या में कण मौजूद हैं तो एक कण के ऊपर योग करना असंभव है। चूंकि कणों के बीच का स्थान छोटा है, इसीलिए हम पिंड के द्रव्यमान को निरंतर वितरण के रूप में मान लेते हैं। हम पिंड के द्रव्यमान को छोटे तत्वों में विभाजित करते हैं, अर्थात dm1, dm2,
dm3 डॉट 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 dmn मूल बिंदु से दूरियां x1, x2, xi डॉट 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 xn तक। तब द्रव्यमान केंद्र होगा x बराबर सिग्मा dmi xi बटे सिग्मा dmi या x बराबर समाकलन xdm बटे m। जैसा कि dm बहुत छोटा द्रव्यमान है, उसी प्रकार y बराबर समाकलन ydm बटे m और z बराबर समाकलन zdm बटे m हो जाएगा। अब हम यदि x, y और z को एक स्थिति सदिश r के रूप में निरूपित करते हैं तो हम द्रव्यमान केंद्र को सदिश के रूप में कुछ इस प्रकार लिखेंगे, r बराबर समाकलन rdm बटे m। दोस्तों, इस प्रकार से हम आज की वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हम लोग अध्याय कणों के निकाय तथा घूर्णी गति के परिचय को समझा और उसके बाद द्रव्यमान केंद्र को भी समझा। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम द्रव्यमान केंद्र की गति को जानेंगे और उसके बाद कणों के निकाय का रेखीय संवेग को समझेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपनी भौतिकी विज्ञान पुस्तक कक्षा 11 NCERT से विस्तार में अध्ययन करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम पी ब्लॉक के तत्व का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम वर्ग 16 के तत्व पढ़ेंगे। उसके बाद हम वर्ग 16 के तत्वों के गुण पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वर्ग 16 के तत्वों से। पहले जान लेते हैं कि वर्ग 16 में कौन कौन से तत्व आते हैं। पहला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है, फिर आता है सल्फर, उसके बाद आता है सिलीनियम, उसके बाद आता है टेल्यूरियम, उसके बाद आता है पोलोनियम और आखिरी में आता है लिवरमोरियम। अब जानते हैं कि वर्ग 16 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है। वर्ग 16 के तत्वों के बाह्य कोशों में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2np4 होता है। अब बात करते हैं परमाणु तथा आयनी त्रिज्या की। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर कोशों की संख्या में वृद्धि के कारण आयनी तथा परमाणु त्रिज्याओं के मानों में वृद्धि होती है। तथापि ऑक्सीजन परमाणु का आकार अपवाद स्वरूप छोटा होता है। अब बात करते हैं आयनन एंथैल्पी की। वर्ग में नीचे की ओर जाने से आयनन एंथैल्पी घटती है क्योंकि आकार बढ़ता है। इस वर्ग के तत्वों की आयनन एंथैल्पी वर्ग 15 के तत्वों से कम होती है। इसका कारण यह है कि वर्ग 15 के तत्वों में अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त अर्धभरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पी कक्षक उपस्थित होते हैं। ये पॉइंट जो है दोनों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, इसलिए आप इनको स्टार मार्क कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं
और बात करते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की। ऑक्सीजन परमाणु की सुसंबद्ध प्रकृति के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सल्फर की अपेक्षा कम ऋणात्मक होती है। तथापि सल्फर से पोलोनियम तक पुनः इसके मान कम ऋणात्मक होते जाते हैं। तो ये हमने बात करी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की। अब हम आगे बढ़ते हैं और विद्युत ऋणात्मकता की बात करते हैं। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता का मान सब तत्वों से उच्चतम होता है। वर्ग में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ विद्युत ऋणात्मकता में कमी होती जाती है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि ऑक्सीजन से पोलोनियम तक धात्विक लक्षणों में वृद्धि होती है। अब हम बात करेंगे भौतिक गुणों की। ऑक्सीजन तथा सल्फर अधातु, सिलीनियम तथा टेल्यूरियम उपधातु हैं, जबकि पोलोनियम एक धातु है। पोलोनियम रेडियोधर्मी होता है तथा अल्प आयु है। मतलब अगर आप पोलोनियम को एक जगह पे रख दोगे तो वो कुछ निश्चित समय के बाद वो खत्म हो जाएगा। वर्ग के नीचे की ओर बढ़ने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ गलनांक तथा क्वथनांक में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं रासायनिक गुणों की। हम इसको दोबारा से दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग होगा ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा रासायनिक क्रियाशीलता और दूसरा भाग होगा ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। तो आइए शुरू करते हैं ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा रासायनिक क्रियाशीलता से। -2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व वर्ग में नीचे की ओर घटता है। पोलोनियम कतिपय ही -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ऑक्सीजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण OF2 को छोड़कर, जिसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, यह केवल -2 ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। सल्फर, सिलीनियम और टेल्यूरियम सामान्यतः ऑक्सीजन के साथ यौगिकों में +4 ऑक्सीकरण अवस्था तथा फ्लोरीन के साथ यौगिकों में +6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर +6 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है और +4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। तो ये हमने बात करी ऑक्सीकरण अवस्थाओं की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑक्सीजन के असामान्य व्यवहार की। द्वितीय आवृत में उपस्थित पी ब्लॉक के अन्य सदस्यों की भांति ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार इसके छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण होता है। छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता के प्रभावों का एक विशिष्ट उदाहरण जल में प्रबल हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति है, जो कि H2S में नहीं पाया जाता है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता की। वर्ग 16 के सभी तत्व H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। इनका अम्लीय गुण H2O से H2TE तक बढ़ता है। हाइड्राइड के तापीय स्थायित्व में भी H2O से लेकर H2PO तक कमी होती है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता की। ये सभी तत्व EO2 तथा EO3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। डाइऑक्साइड का अपचायक गुण SeO2 से TeO2 तक कम होता जाता है। अब हम बात करेंगे हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता की। इस वर्ग के तत्व EX6, EX4 तथा EX2 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। हैलाइड का स्थायित्व घटने का क्रम निम्नलिखित है। सबसे ज्यादा F नेगेटिव स्थायी होता है, फिर Cl-, फिर Br- और फिर I-। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं, तो आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने वर्ग 16 के तत्वों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने वर्ग 16 के तत्वों के गुण पढ़े।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी चीज़ें समझ आई होंगी और आपको ये सुझाव देता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें रसायन विज्ञान की NCERT से जाके दोबारा से पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम वर्ग 16 के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम अध्याय चुंबकत्व एवं द्रव्य का दूसरा भाग समझेंगे। इस भाग में हम समझेंगे चुंबकत्व एवं गाउस नियम तथा भूचुंबकत्व को। तो आइए शुरू करते हैं पहले विषय चुंबकत्व एवं गाउस नियम के साथ। दोस्तों, हमने अपने पहले अध्याय में देखा था कि जब किसी आवेश Q को किसी गॉसियन सतह द्वारा बंद किया जाता है तो उस सतह से गुजरने वाले फ्लक्स को लिखा जाता है E.ds बराबर Q/ε0, जिसे स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम कहते हैं। अब हम इस आवेश के स्थान पर किसी एकल ध्रुव जैसे उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव को नहीं रख सकते, क्योंकि किसी भी चुंबक के एकल ध्रुवों का अस्तित्व नहीं होता है। यानी कि एक चुंबक सदैव द्विध्रुव के जैसे ही रहती है। अब आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं कि बंद गाउसीय सतह से क्षेत्र रेखाओं की जितनी संख्या बाहर आती है उतनी ही इसके अंदर प्रवेश भी करती है। इस बात की इस तथ्य से संगति बैठती है कि सतह द्वारा परिवेष्टित कुल आवेश का परिमाण शून्य है, या फिर ये कह सकते हैं कि कुल चुंबकीय ध्रुव शक्ति यहाँ पर शून्य के बराबर है। और क्योंकि अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली रेखाएं बराबर हैं, इसलिए कुल फ्लक्स यहाँ पर शून्य होगा, अर्थात B.ds बराबर शून्य। इसे चुंबकत्व में गाउस नियम कहा जाता है। अर्थात इस नियम के अनुसार किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है। दोस्तों, हमने पिछले भाग में किसी चुंबक के दैशिक गुण की चर्चा की थी, जिससे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अस्तित्व के बारे में पता चलता है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न यह भी उठता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है। तो दोस्तों, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण बहुत स्पष्ट नहीं है। प्रारंभ में यह सोचा गया कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर बहुत गहराई में रखे एक विशाल चुंबक के कारण है, जो लगभग पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के अनुदिश रखा है। परंतु यह सरलीकृत चित्र निश्चित रूप से सही नहीं है। अब यह माना जाता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसके बाह्य क्रोड के धात्विक तरलों, जो अधिकांशतः पिघला लोहा या निकेल है, इनकी संवाहक गति के कारण उत्पन्न विद्युत धाराओं के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आता है। और इस प्रभाव को दोस्तों कहा जाता है डायनेमो प्रभाव। दोस्तों, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृथ्वी के केंद्र पर रखे चुंबकीय द्विध्रुव के जैसे ही होती हैं। इस द्विध्रुव की अक्ष पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के संपाती नहीं होती है, बल्कि वर्तमान में यह लगभग इस पर 11.3 डिग्री झुकी हुई है। यहाँ आप इस चित्र में देख भी सकते हैं कि पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष कुछ इस प्रकार है, जबकि इसका चुंबकीय अक्ष इससे 11.3 डिग्री पर झुका होता है। दोस्तों, वह ध्रुव
जो पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के निकट है उसे उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिण ध्रुव के निकट स्थित ध्रुव दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। आइए अब जानते हैं भूचुंबकत्व से जुड़ी कुछ राशियां जिन्हें चुंबकीय राशियां कहा जाता है। तो दोस्तों, वह भौतिक राशियां जो पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए ज्ञात की जाती हैं, वह चुंबकीय राशियां कहलाती हैं। इनमें सर्वप्रथम है चुंबकीय दिक्पात, जिसे थीटा से दर्शाया जाता है और इसे इंग्लिश में कहा जाता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो दोस्तों, यह यथार्थ भौगोलिक उत्तर एवं चुंबकीय सुई द्वारा इंगित उत्तर के बीच बनने वाला कोण होता है। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं कि पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच एक कोण होता है जिसे यहाँ थीटा से दर्शाया गया है। और क्योंकि चुंबकीय सुई सदैव चुंबकीय उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है, इसलिए चुंबकीय सुई और भौगोलिक अक्ष के बीच में भी एक कोण बनता है जिसे चुंबकीय दिक्पात यानी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। इसी प्रकार एक और राशि भी होती है जिसे नमन कोण कहा जाता है। पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी की क्षैतिज सतह के बीच बनने वाला कोण नमन कोण या आनति कहलाता है। आइए अब जानते हैं पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक क्या होता है। दोस्तों, यहाँ इस चित्र में एडी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक है, जबकि एबी क्षैतिज घटक। इसके अतिरिक्त ए, बी डैश, सी डैश, डी पृथ्वी का वह तल है जो भौगोलिक अक्ष से गुजरता है, जबकि ए, बी, सी, डी चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला ही तल है। मान लीजिए पृथ्वी पर किसी बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ए पी है, जो क्षैतिज घटक से डेल्टा कोण बनाती है। अब यहाँ त्रिभुज ए एल पी में देखा जाए तो यहाँ से कॉस डेल्टा आता है ए एल बटे ए पी, और क्योंकि ए एल पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, अर्थात इसे बी एच से लिखा गया है, यानी कॉस डेल्टा बराबर है बी एच बटे बी। दोस्तों, यहाँ से बी एच आता है बी कॉस डेल्टा। ठीक इसी प्रकार इसी त्रिभुज से साइन डेल्टा का मान निकालें तो वह होगा ए एम बटे ए पी, यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक अर्थात बी वी बटे बी। और दोस्तों, यहाँ से बी वी आता है बी साइन डेल्टा। अब दोस्तों, इन दोनों ही समीकरणों के वर्ग करने तथा इन्हें जोड़ने पर आता है बी एच की घात 2 जमा बी वी की घात 2 बराबर बी की घात 2 ब्रैकेट कॉस डेल्टा की घात 2 जमा साइन डेल्टा की घात 2। और क्योंकि कॉस डेल्टा की घात 2 जमा साइन डेल्टा की घात 2 बराबर होगा 1 के, इसलिए b आता है अंडर रूट बी एच की घात 2 जमा बी वी की घात 2। इसके अतिरिक्त यदि इन दोनों को एक दूसरे से विभाजित किया जाए तो समीकरण आती है b साइन डेल्टा बटे b कॉस डेल्टा बराबर बी वी बटे बी एच। और क्योंकि दोस्तों साइन डेल्टा बटे कॉस डेल्टा टेन डेल्टा के बराबर होता है, तो यहाँ से टेन डेल्टा का मान आता है बी वी बटे बी एच। आइए दोस्तों, अब आज के ही विषयों पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक के अंडर रूट 3 गुना है। इस स्थान पर नमन कोण यानी डेल्टा का मान क्या होगा? तो दोस्तों, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक यानी बी वी बराबर है अंडर रूट 3 बी एच यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के। और जैसा कि हम जानते हैं कि tan डेल्टा बराबर होता है बी वी बटे बी एच, तो यहाँ पर बी वी का मान रखने पर
tan डेल्टा आता है √3BH/BH, जिससे tan डेल्टा आएगा √3 के बराबर। और दोस्तों tan का मान √3 तब होता है जब इसके कोण का मान 60 डिग्री हो, यानी tan डेल्टा बराबर होगा tan 60 डिग्री के, अर्थात डेल्टा आता है 60 डिग्री। आइए अब एक बार आज के वीडियो में समझाए गए विषयों को दोहरा लेते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हमने समझा चुंबकत्व एवं गाउस नियम को और जाना भूचुंबकत्व को। अगले वीडियो में हम जानेंगे कुछ और नए विषय, चुंबकीय पदार्थों के वर्गीकरण को, इसके बाद पदार्थों के चुंबकीय गुणों को, इसके बाद जानेंगे चुंबकीय शैथिल्य यानी हिस्टेरिसिस और अंत में स्थायी चुंबक को। तब तक के लिए गुड बाय। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है, धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल, रोगी नहीं रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है, रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है, धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।